प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक के अपने शासनकाल में कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार एक ही बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही उनका मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र पर देश का विकास करते हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के आंकड़ों पर भी नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि केंद्र की योजनाओं में मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या अच्छी खासी है। उधर विपक्ष के आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से करारा वार किया। वक्फ कानून को सही ठहराते हुए कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि वक्फ का सदुपयोग होता तो मुसलमानों की स्थिति आज काफी अच्छी रहती, लेकिन कांग्रेस की नीयत मुसलमानों का भला करना है ही नहीं। भाईजान पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान इस समय है, यानी कि मुसलमान समुदाय पर ध्यान प्रधानमंत्री मोदी का है और अलग अलग योजनाओं का जिक्र पीएम पहले भी इस समुदाय के लिए करते रहे। नई मंजिल, नई उड़ान, हुनर हाट, शादी शगुन योजना, इसके साथ ही इंडी योजना, सीखो और कमाओ योजना, ये अलग अलग योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लेकर आए हैं। पीएम रोजगार योजना में 70% मुस्लिमों का योगदान है। जनधन योजना में 42% मुसलमान हैं। पीएम आवास योजना के तहत 31% मुस्लिम इसका लाभ उठा रहे हैं। पीएम उज्ज्वला योजना को 36% मुस्लिम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 68.31%, असम में 34.22%, पश्चिम बंगाल में 27.01%, केरल में 26.56%, उत्तर प्रदेश 19.26%, बिहार में 16.87%, झारखंड में 14.53%, उत्तराखंड 13.95%, कर्नाटक में 12.92%, दिल्ली में 12.86%, महाराष्ट्र में 11.54%। और ये जो जनगणना 2011 है उनके मुताबिक ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ वक्फ कानून को लेकर के हंगामा हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किस शिद्दत से काम कर रहे हैं वो आपको इन आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आएगा। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर वार पलटवार किया। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अगर इनका उत्थान चाहती तो ये बहुत पहले हो जाता, लेकिन कांग्रेस की नज़र हमेशा वक्फ की संपत्तियों पर थी और ऐसे में विपक्षी पार्टी इस समुदाय के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तो एक तरफ वक्फ कानून को लेकर के इस समय गहमी का माहौल, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ये जो तमाम काम है वो हो रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ और अल्पसंख्यकों का विश्वास, इस नारे के साथ बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है। साथ ही हम आपको मैप के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि किस राज्य में कितनी मुस्लिम आबादी है और ये मैप दिखाने का मकसद हमारा ये है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का इन राज्यों में फोकस है। मुस्लिम समुदाय, पसमानदा मुसलमान,
उन लोगों को टारगेट करके प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए योजनाएं लेकर के आए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन एक तरफ वक्फ का मुद्दा है जिसे पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासत के लिए भुना रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश रही कि जिस विचार के साथ वक्फ कानून या फिर कोई भी कानून लाया गया है वो उस समुदाय तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके, वो मैसेज पूरी तरीके से क्लियर हो। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, एक तरफ वक्फ कानून को लेकर के हो हंगामा हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यही प्रयास कर रही है अदिति कि किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय को ये समझाया जा सके कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उनके हक के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन इस मैंडेट को सेट कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में तो बिहार में भी चुनाव है और उससे पहले बीजेपी को ये क्लैरिफाई करना जरूरी होगा ताकि जो हश्र या फिर जो अंजाम लोकसभा चुनाव में हुआ वो विधानसभा चुनाव में देखने को ना मिले, खासतौर पर बिहार में। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, हम बात करते हैं आने वाले चुनाव की, बट शिखा आप इसको बड़े पैमाने पर देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब से आजादी मिली है और आज तक, आजादी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वोट बैंक की हिमाकत करते, हिंदुत्व वोट बैंक की वकालत किया करते थे, हिंदुत्व वोट बैंक को आगे ले जाया करते थे और उसी से संबंधित बात किया करते थे। अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार जाकर ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ का पैसा आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो आज पंचर ठीक नहीं करते जो मुसलमान भाई लोग हैं। यहां तक कि इस बात का भी जिक्र हुआ जब चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े एक बेंच ऑफ जजेस ने दौरा किया देश भर का, तो उसमें ये बात निकल कर आई कि कई जगह तो दलितों से भी बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली बुरी हालत है मुसलमान भाइयों। अब आप देखिए, राजनीति इसलिए कि पहले तो जो बोर्ड पे जो अपना हक जमाते थे, बोर्ड में फैसले लेने की जो कट्टरपंथी थे, आज प्रधानमंत्री के भाषण में आपको सीधा सीधा दिखा कि जो वक्फ के या मुसलमान कट्टरपंथी है, उन्होंने गरीब मुसलमान, महिला, बच्चे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ना उनको कुछ दिया ना वो आगे बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये मोदी की सरकार होगी, जो भाजपा की सरकार है, ये आदिवासियों के हक को मारने नहीं देगी, चाहे वो हिंदू आदिवासी, चाहे वो मुस्लिम आदिवासी जी। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप और मैं पिछले कुछ दिनों में हमने दलित वोट बैंक का जिक्र कर लिया, हमने दलित वोट बैंक में जिक्र कर लिया कि उत्तर प्रदेश में कितने % है। ठीक वैसे ही हम बात करते हैं कि बिहार में कितने मुसलमान भाई हैं और भाई बहन हैं, और उसमें भी पसमानदा, बोरा, जो गरीब पिछड़े मुसलमान है वो कितने हैं। अब इस पूरे चर्चा से दो चीजें निकल कर आती हैं। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ, वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में जो पिछड़ा तबका है उसको अपने साथ साधने में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लंबे समय से महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ी के हक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये बता देना कि अगर आपको पैसा दिया होता, ये सवाल कर देना कि अगर इतने ही कांग्रेस उनके हक की बात करती है मुसलमानों की, तो आज तक प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते मुसलमान से। ये कह देना कि 50% चुनाव लड़ाई थी, जो जीत के आएंगे वो अपने हक की बात करेंगे। ये वो सारी बातें हैं पिन पॉइंट करके जो मुसलमानों को ये जगाने की कोशिश करेंगे कि आप करें कांग्रेस करें, पर आपके लिए हुआ क्या है। महिलाओं को ये बताना कि आपके जीवन में किसने विकास रोका है। जाहिर तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी, भले ही आपको लगे पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, या आपको लगे तमिलनाडु हुआ, या अलग अलग राज्य, सही मायने में शिखा ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 2024 में 400 पार का नारा दिया गया था जी। और वो 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, वो 240 पे रह गए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री के मन में आज भी टीस है। आप जानते हैं कि भले ही ये कोशिश की गई है कि सब कुछ वैसा ही है, अमित शाह गृह मंत्री हैं और वैसे के वैसे ही मंत्रालय बांटे गए, लोकसभा स्पीकर तक ओम बिरला को बनाया गया। मैसेज केवल यही देना था कि भले ही हम 303 होते या 400 पार होते या 240 है, सब कुछ वैसा ही है, फैसले वैसे ही लेंगे, लेकिन फिर भी मन में वो टीस है। इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी खुद को 400 पार के लिए अभी से तैयार कर रही है और ये सब कुछ जो आपको देखने को मिल रहा है, दलित भाइयों के साथ आना, माइक्रो मैनेजमेंट करना, महिला वोट बैंक को कंसोलिडेट करना, विकास से सबको जोड़ना, लाभार्थियों के और फिर मुस्लिम समुदाय को भी साथ जोड़ना, क्योंकि आज देखा जाए तो विपक्ष के पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक क्या है, एक एससी का वोट है और एक मुस्लिम वोट बैंक है। एससी वोट बैंक में सेंधमारी शुरू हो चुकी है, मुस्लिम वोट बैंक में पिछड़े तबके की सेंधमारी शुरू हो चुकी है और आप सोचिए पूरा हिंदू अगर कंसोलिडेट हो जाता है उसमें भी एससी वोट बैंक कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास आता है और मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी हो जाती है, तो आप देखिए 400 पार दूर नहीं होगा, 400 पार हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है और उसी आंधी में आने वाले जितने भी राज्य हैं, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश हो, वो तमाम राज्यों में भी वही आंधी है वोट बैंक की जो काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इतना बेबाक बयान मुसलमान भाइयों के लिए अपने आप में बदलती हुई राजनीति के बड़े संकेत देता है। अदिति, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी अब चर्चाएं होने लग गई है। एक तरफ पहले वक्फ बिल को लेकर के चर्चाएं हुई कि वक्फ बिल आएगा, फिर अगर मुसलमान विरोध करते हैं मोदी सरकार का तो आगे क्या होगा, लेकिन इसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर के बीजेपी आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक का जो है उसको कम करना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है एक पूरे वर्ग को टारगेट करने के पीछे कुछ ना कुछ रणनीति तो बीजेपी इस समय बना रही है। देखिए, एक बात आपने बहुत अगर गौर से नोटिस करें, जब पहले भी यूसीसी आया तो बार बार ये बताया गया कि आदिवासी इससे बाहर है। जब प्रधानमंत्री ने हिसार में बात की तो भी आदिवासी हक के लिए बात करी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए, चाहे वो उसका रेफरेंस यही था मुस्लिम हो हिंदू हो, आदिवासियों के साथ कब गलत नहीं होगा, उनका हक नहीं छीना जाएगा। फिर आदिवासी महिला को आपने देखा तो राष्ट्रपति भी बनाया गया। अब देखिए यूसीसी एक सेंटिमेंटल इशू है। जिस तरीके से वक्फ को लेकर एक विरोध उठ रहा है कई राज्यों में, उत्तराखंड में भले ही लागू हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के इन तमाम संकेत के बीच में ये नजर आ रहा है कि अगला पड़ाव वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत पहले यूसीसी है जो होना है, जो पूरे देश में लागू होना है। लेकिन यूसीसी केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकता, वो राज्यों के लिहाज से लागू होगा और जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों पर, उनके असेंबली पर, वहां के आंकड़ों पर, वहां पे विधायकों की संख्या पर डिपेंड करता है कि यूसीसी कैसे लागू कराया जाए। लेकिन यूसीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट को घर घर जाकर ही समझाना होगा कि ये आपके, जैसे वक्फ है, आपके हितों का हनन नहीं है, वैसे यूसीसी हितों का हनन नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे अमित शाह ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी बोर्ड देश के संविधान या देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही यूसीसी कॉमन सिविल कोड किसी और का अपना एक बेसिक हो सकता है, शादी के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, तमाम चीजें, पर एक बेसिक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से ये संकेत आने शुरू हो गए कि अगला कदम यूसीसी है। लेकिन यूसीसी में राज्यों के समर्थन, राज्य सरकारों का बहुत बड़ा अहम रोल है, उस पर काम चालू हो चुका है। अब आप देखिए, ये वही बात है कि कड़े फैसले लेने जब होते हैं तो प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया कि आंकड़े मायने नहीं रखते। जब 303 था तब ये कहा गया था कि मनमानी हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन जब 240 आए, उसके बावजूद भी वक्फ बिल आया, उसके बावजूद भी तमाम बड़ी चीजें हैं जो करके दिखाई है। चाहे महिला आरक्षण ही वो भले ही उससे पहले हुआ हो, लेकिन उसके बाद इस सरकार में भी बड़े फैसले लिए गए। यूसीसी भी एक वैसा फैसला, 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी की बात हुई, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपने बयान में तब्दीली लानी पड़ी। तो यूसीसी एक बहुत बड़ा बात है। सीएए, एनआरसी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को, पंजाब की राजनीति को, देश के अलग अलग उस राजनीति को इम्पैक्ट करेगी। पर भी सरकार ने फिर भी ये संकेत दे दिए हैं कि अगला यूसीसी होगा और ये जो तमाम तरीके की तैयारी है, ये अंततः 2029 में 400 पार की तैयारी शुरू कर दी है सरकार। जी। लेकिन अदिति, ऐसे तो फिर हिंदू विरोधी जो इमेज एक हमेशा बनाई गई, एक नैरेटिव विपक्षी पार्टियों ने सेट किया बीजेपी के लिए, इस इमेज से बीजेपी फिर कैसे पार पाएगी? क्योंकि अगर चुनाव जीतना है और वो भी खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके हैं, तो इस इमेज से तो पार पाना जरूरी है।
देखिए ये सवाल बल्कि विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, विपक्ष के पास क्या था? विपक्ष के पास एससी वोट बैंक और साथ में मुस्लिम वोट बैंक है। एससी वोट बैंक में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की लग चुकी है और मुस्लिम वोट बैंक में भी पासमानदा, बोरा, जो पिछड़े मुसलमान है और महिला, उसमें सेंधमारी शुरू कर दी है। अब हिंदुत्व की इमेज भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो ये बदलाव किए हैं, ये भी एक हिंदुत्व वाली इमेज है कि ऐसे ही थोड़ी कोई आएगा और मनमानी से सारी जमीनें हड़प लेगा। तो जो देश का हिंदू है वो कंसोलिडेट होता है कि हाँ सही बात है, नरेंद्र मोदी में ही उतना दम है, वो ऐसा कर सकता है। और उसी वक्फ बिल के संशोधन से ये मैसेज गरीब मुसलमानों में दिया कि ऐसे थोड़ी कोई डिक्टेटर आएगा जो आपके ऊपर हक जताएगा, जमीनें ले लेगा, आपके नाम पर लेगा और आपको नहीं दी जाएगी। तो आप देखिए, एक तीर से दो अलग निशाने, और फायदा वोट का, फायदा आपके साथ धर्म और समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। यानी आपने काम एक किया, लेकिन इससे मुस्लिम भी कंसोलिडेट होगा और आपने हिंदू भी कंसोलिडेट होगा और आपने हिंदू मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। ये बहुत बड़ा डेंट है विपक्ष के साथ। इसके अलावा यूसीसी अपने आप में, यूसीसी का फैसला अपने आप में हिंदू समुदाय को एकजुट करता है। ये बात अलग है कि पंजाब के कुछ हिंदू समुदाय हैं जो ये मानेंगे नहीं, कुछ और जैसे अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो यूसीसी के लिहाज से खत्म होंगी। तो अब हर राज्य वहां पर बातचीत करेगा, वहां पर उनकी कुछ प्रथाएं हैं जो उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल हैं, उसको इस यूसीसी से बाहर निकालेगा। तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन ये वैरी करेगा अलग अलग राज्य के हिसाब से। कुछ बेसिक जैसे कि वक्फ बिल में भी टीडीपी के नेता ने ये कहा कि आप सब कुछ पारित करिए, लेकिन इसमें दो हिंदू इस बोर्ड में शामिल होंगे, ये राज्य सरकार पे छोड़ दीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। और अभी एनआरसी, सीएए ऐसे बड़े फैसले हैं जो जाहिर तौर पे हिंदू वोट को कंसोलिडेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप राष्ट्रवादी इमेज से और हिंदुत्व इमेज से आप दूर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू कर दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर रही है, वहीं अलग अलग योजनाएं जो इस समुदाय के लिए बीजेपी आगे लेकर आ रही है और लोगों को बताने की कोशिश है कि इस समय मोदी सरकार हर किसी को एक चश्मे से देखती है।